नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। बताओ क्या हाल है। हम्म। कैसे हो? क्वेश्चंस आगे मेरे पास रेडी होके तैयार रहना कल के लिए। धुआं धुआं करना है, हैं? चलो भाई। हम कहाँ थे? नॉर्थ ईस्ट हिमालय पे थे हम लोग, है ना। अब हेडिंग डालो आप लोग, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। देखो ध्यान से। अगर मैं हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन की बात करूंगा तो ये किसके बेस पर किया जाता है? आंसर होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ये किसके आधार पर किया जाता है? आपका आंसर होगा नदियों के आधार पर। कौन कौन से भाग हैं इसमें? सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। इसको कश्मीर भी बोल दिया जाता है। इसके बाद फिर आता है कुमायूं हिमालय। फिर आता है नेपाल हिमालय। फिर आता है नेक्स्ट असम हिमालय। ठीक है। मालदा गैप बताना था। मालदा गैप जो है उसका अभी अभी तुरंत बताते हैं, रुको अभी एक्सप्लेन करते हैं, परेशान नहीं होना। पंजाब हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब हिमालय में आप लोग देखोगे ध्यान से, जो पंजाब हिमालय है ना, ये है इंडस और सतलज के बीच। और कुमायूं हिमालय है सतलज और काली रिवर के बीच। नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता रिवर के बीच। और असम हिमालय है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। ठीक है। या तीस्ता और दिहांग भी लिख सकते हो उसकी जगह। अब इनमें अगर सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है तो सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय, फिर है असम हिमालय, फिर है पंजाब हिमालय, और लास्ट में है कुमायूं हिमालय। आगे बस समझ में। लास्ट में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। एक्चुअल में जो मालदा गैप है यही नोट करके लिख लेना वहीं पे। जो मालदा गैप है ना, इसका दूसरा नाम है राजमहल गारो गैप। ये करता क्या है? तो आपका आंसर होगा जो पेनिनसुला रीजन है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, इसे सेपरेट करता है ये किससे? तो आपका आंसर होगा मेघालय हिल से।
इतना लिखना है आपको। नोट हुआ ये? अब चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। माउंटेन ऑफ पेनिनसुला, और हमें पढ़ना है फिर उसमें अरावली के बारे में। अरावली माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो इसको माना जाता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन। ये है विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है ना। अगर मैं आपसे बात करूंगा अरावली माउंटेन की, तो अरावली माउंटेन विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत तो है, लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट में इसका टाइप क्या है, तो इसका आंसर होगा रेजिडुअल। याद आ रहा है कुछ रेजिडुअल से? या इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है रिलिक्ट माउंटेन, और हिंदी में बोला जाता है अपशिष्ट पर्वत, यानी जिसकी हाइट लगातार कम होती जा रही हो। अब अगर हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, तो एक्सटेंशन यानी विस्तार कहां तक फैला हुआ है ये, तो विस्तार में लिखा जाता है ये फैला हुआ है अहमदाबाद से कहां तक, दिल्ली तक। इट मींस ये फैला हुआ है गुजरात में, फिर इसके बाद राजस्थान में, फिर इसके बाद हरियाणा में, और फिर इसके बाद दिल्ली में। इतना फैला हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे इसका मुख्य भाग कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा अरावली माउंटेन का जो 80% पार्ट जो है वो राजस्थान में है। 80% भाग राजस्थान में है अरावली का। और अरावली माउंटेन के बारे में अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी हरियाणा की अगर मैं बात करूंगा तो मोरनी हिल के नाम से जाना जाता है ये, गुड़गांव वाले क्षेत्र में। दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली में इसे कहा जाता है रायसीना हिल। और जो ये दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है, इसी रायसीना पहाड़ी पर है हमारा प्रेसिडेंट हाउस। राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब बोर्ड पे देखना बहुत ध्यान से, बहुत काम का पॉइंट है। ओके, गुरु शिखर 1500 मीटर, पागल हो गया, 1722 मीटर है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे अरावली माउंटेन की, तो यहाँ पे ये अरावली माउंटेन है, राइट। अब यहाँ होता क्या है, जो बंगाल की खाड़ी से मॉनसून जाता है वो यहाँ रेनफॉल कराता है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते उस मानसून की जो तीव्रता है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। तीव्रता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब ज्यादा रेनफॉल नहीं होती,
50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे, इधर से उठने वाला मानसून जो होता है वो एकदम सीधे सीधे चला जाता है, मानसून यहाँ पे रुकता ही नहीं है। तो स्थिति ये बनती है कि अरावली माउंटेन जो है, अरावली माउंटेन के ईस्ट में तो रेनफॉल थोड़ी ज्यादा है, अरावली माउंटेन के वेस्ट में रेनफॉल कैसी है, कम है। बात समझ में आ रही है? अरावली माउंटेन के ईस्ट में रेनफॉल है ज्यादा और वेस्ट में रेनफॉल है कम। अब क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम होती है, रेनफॉल कम होने की वजह से ही यहाँ पे क्या स्थित है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर लोकेटेड है थार डेजर्ट। तो ये तो मरुस्थल हो गया। 50 सेंटीमीटर के आसपास जहां वर्षा होती है उसे कहा जाता है अर्ध मरुस्थल, सेमी डेजर्ट कहा जाता है। इट मीन्स हम यूं कह सकते हैं कि अरावली माउंटेन जो है वो एक क्लाइमेट डिवाइडर का कार्य करता है। आगे बात समझ में? अरावली माउंटेन जो है, ध्यान से सुनना, अरावली माउंटेन एक क्लाइमेट डिवाइडर का कार्य करता है, जलवायु विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि इसके पूर्व में तो होती है, पूर्व में पाया जाता है अर्ध मरुस्थल, वहीं पश्चिम में पाया जाता है मरुस्थल। बात क्लियर है यहां तक? चलो मैं इसको रफ करके लिखता हूं इसके बारे में। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अरावली क्या करता है, ये डिवाइड करता है राजस्थान को टू पार्ट में। ये क्या करता है? राजस्थान को दो भागों में बांटता है। एक ईस्ट और एक वेस्ट। अगर मैं ईस्ट की बात करूंगा तो यहां पे होती है रेनफॉल कितनी, 50 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, और इसे कहा जाता है सेमी एरिड, इसे कहा जाता है अर्ध मरुस्थल। पश्चिम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां रेनफॉल होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम, यहां पर एरिया पाया जाता है एरिड, यहां पर पाया जाता है मरुस्थल क्षेत्र। ठीक? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अरावली है क्लाइमेट डिवाइडर। जलवायु विभाजक है। बात क्लियर है यहां तक? अब जब मरुस्थल क्षेत्र है तो इस मरुस्थल क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल आता है? आपका आंसर होगा थार डेजर्ट। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल आता है। अब मेरे लाडलो एक बात ध्यान से सुनना, थार मरुस्थल पूरी तरह से हमारे भारत में नहीं है, इसका लगभग 62% पार्ट इंडिया में है, 38% पाकिस्तान में है। तो इसे एक्चुअल में हमारे भारत में जितना हिस्सा है, मैं लिख रहा हूं देखो, 62% के करीब कहां पर है ये? इंडिया में। 38% कहां पर है ये? पाकिस्तान में है। तो भारत में जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यानी आज के बाद आप थार डेजर्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है? और याद रखना ये विश्व का सबसे बड़ा, आगे बात समझ में, ये है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला मरुस्थल, है ना? अ, इसमें हम लिखेंगे ये है लार्जेस्ट डेजर्ट। किसके बेस पर? पॉपुलेशन के बेस पर, मतलब यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, और पॉपुलेशन के साथ साथ बायोडायवर्सिटी भी यहां सबसे ज्यादा है।
ठीक है। बाकी इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन कौन सी है यहाँ की, तो याद रखना लूनी और बनास। लूनी और बनास जो है वो दो मुख्य नदियां हैं, मेन रिवर है यहाँ की। पूरा जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैसेज आया बच्चे का। गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई हैव परचेस्ड योर लेक्चर रिगार्ड्स ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस। आई गॉट selected as anti नायब तहसीलदार, आई रियली thankful to you. Whenever you will visit the Kashmir, sir, please call me. That would be pleasure for me. I took 39 out of 40 in geography. नाम है इनका, सुल्तान नाम दिखा रहा है। बात करते हैं इनसे, मजा आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोले थे यार। अच्छा लगता है यार, एक टीचर की मेहनत यहीं पे आके वसूल हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि उसका स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, है ना। जीवन में याद रखना, बस दो लोग ऐसे होंगे जिनको आपकी सफलता से सबसे ज्यादा उम्मीद है और जो सबसे ज्यादा खुशी होगी, है ना। एक आपके घर वाले और एक टीचर। घर वालों को ये खुशी होती है कि उनका जीवन सफल हुआ, उन्होंने जो मेहनत करके आपको इस लायक बनाया है कि आप यहाँ तक पहुंच पाए, तो उनको लगता है कि हमारा जीवन सफल हुआ। और एक टीचर को ये लगता है कि भाई मैंने जितनी भी मेहनत की अपने कंटेंट को तैयार करने में, तो वो मेरी सफल हुई क्योंकि मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। बाकी आपको भी पता है सिलेक्शन होने के बाद कौन किसको क्या दे रहा है और क्या मतलब रख रहा है, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। चलो ये पूरा नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अरावली माउंटेन के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो ध्यान से। अब हम बात करेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज के बारे में। विंध्याचल श्रेणी, ठीक। विंध्याचल रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, किस टाइप का माउंटेन है याद करो एक बार आप। मैंने बताया था कि ये एग्जाम्पल है किस चीज का, तो आपका आंसर होगा एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा विंध्याचल माउंटेन रेंज की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज, है ना। एकदम सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। मैं लिख देता हूं यहां, लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पर स्थित है ये, तो आपका आंसर होगा भारत के मध्य भाग में है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रांस बॉर्डर का काम करता है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच? बिल्कुल कहा जा सकता है, राइट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये ट्रांस बॉर्डर बनाता है किस किस के बीच, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। और साथ ही साथ याद रखना, नॉर्थ इंडिया की इसके नॉर्थ में रिवर फ्लो करती है गंगा, और इसके साउथ में जो रिवर फ्लो करती है वो फ्लो करती है नर्मदा। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि ये नर्मदा नदी के क्षेत्र को
गंगा नदी के क्षेत्र से अलग करने का काम करता है विंध्याचल माउंटेन रेंज। राइट। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात के बाद फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश के बाद में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एमपी के बाद फिर ये बिहार, क्या नाम है, यूपी में भी है, बिहार में भी है। राइट। मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ पार्ट देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। बिहार में इसे किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होगा कॉल्ड कैमूर हिल। ठीक है। बिहार में क्या कहा जाता है इसको? कैमूर पहाड़ी कहा जाता है। बाकी मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसका मेन पार्ट है। मध्य प्रदेश में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है गुडविल, और हिंदी में कहा जाता है इसको सद्भावना। और इसकी जो हाइट है वो है 752 मीटर। ये सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल माउंटेन रेंज की। और क्या खास बात है विंध्याचल माउंटेन रेंज की? यहाँ से नंबर ऑफ रिवर ओरिजिनेट होते हैं। कौन कौन से रिवर हैं? जैसे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने नाम सुना होगा चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, और एक और नदी है कौन सी है? माही। ये सभी नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। सभी की सभी नदियां यहाँ से निकलती हैं, चंबल, बेतवा और केन। आगे अगर मैं बात करूंगा तो विंध्याचल रेंज में और क्या खास बात है सर? यहाँ पे रिजर्व पाए जाते हैं किस किस चीज के? तो यहाँ पे माइका के रिजर्व देखने को मिलते हैं, मार्बल के रिजर्व देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बॉक्साइट के रिजर्व भी पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पे। ये सब यहाँ पे रिजर्व देखने को मिलते हैं। नोट करो जल्दी से। नोट हुआ? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बा, सतपुड़ा माउंटेन रेंज।
सतपुड़ा माउंटेन रेंज। लिखो इसी में। सतपुड़ा माउंटेन रेंज। रिजर्व का मतलब होता है भंडार। नेक्स्ट लिखो। सतपुड़ा श्रेणी। अगर मैं सतपुड़ा की बात करूंगा तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड साउथ ऑफ विंध्याचल। ये कहाँ पर है? विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। अभी किस प्रकार का माउंटेन है सतपुड़ा जो है, ये ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा क्या है? एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। अब इस सतपुड़ा के नॉर्थ में कौन सी रिवर फ्लो करती है या रिफ्ट वैली है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा। साउथ में कौन सी है? तो साउथ में जो रिवर है उसका नाम है ताप्ती। तो इन दोनों के बीच में किसका कार्य करता है? वाटर डिवाइडर का कार्य करता है ना। ये जल विभाजक का कार्य करता है ना। किसका कार्य करता है ये? जल विभाजक का कार्य करता है। एक सेकेंड। हाँ जी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग है सेवन फोल्ड्स, मतलब सात पहाड़ियां। लेकिन इसमें जो मेजर पहाड़ी हैं वो कितनी है? वो तीन है। कौन कौन सी हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। अगर मैं बात करूंगा
मैकाल की, तो ये कहाँ पर है? एमपी और छत्तीसगढ़ में है। इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। और यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी का नाम है नर्मदा और एक रिवर का नाम है सोन। राजपीपला गुजरात में पड़ती है, जबकि महादेव मध्य प्रदेश में पड़ती है। महादेव पहाड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो ये है मेन पार्ट, मुख्य भाग है। अब इसे मुख्य भाग क्यों माना जाता है ना? मुख्य भाग इसलिए माना जाता है इसको क्योंकि यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और एमपी में ही यहां पड़ता है एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन। काफी ज्यादा फेमस है। और यहीं पे मध्य प्रदेश में इसी के पास में पड़ता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये होगी जी सतपुड़ा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, सतपुड़ा से नीचे यहाँ पर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है अजंता हिल। ठीक है ना? कौन सी पहाड़ी आती है? अजंता हिल। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अजंता पहाड़ी कौन से स्टेट में स्थित है, तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा अजंता पहाड़ी केवल एक ही राज्य में है। मैं लिख देता हूं, अजंता हिल है मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में। ठीक। और एक यहीं पे इसी के नीचे माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है बालाघाट माउंटेन। ये पड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे। जबकि बालाघाट जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, वो अलग है। उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में चलते हैं। गुजरात में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है शत्रुंजय पहाड़ी। और एक है यहीं पर गिर हिल। ठीक है। एमपी में पड़ती है एक और यूनिक सा नाम है जिसका नाम है मांडव हिल। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है ना? शत्रुंजय पहाड़ी, गिर पहाड़ी, मांडव, बालाघाट और अजंता। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को क्या मिलता है? हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही यूनिक सी चीज। और उस यूनिक सी चीज का नाम क्या है? तो देखो ध्यान से, इसका नाम है सर वेस्टर्न घाट माउंटेन। ओके। कौन सा माउंटेन है? वेस्टर्न घाट माउंटेन, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत देखने को मिलता है। अब इसको समझते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत है क्या और ये बना कैसे है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूंगा तो ये पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ये है ना, पश्चिमी घाट पर्वत की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ध्यान से, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ये एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। क्यों भ्रंश पर्वत माना जाता है? कैसे बना है ये? ऐसा माना जाता है कि अरब सागर, और ये ऐसे यूं हुआ करते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि अरब सागर नीचे की तरफ धसक गया, और जैसे ही अरब सागर नीचे की तरफ धसका, उसी से बना हुआ है वेस्टर्न घाट माउंटेन। राइट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसे बना है,
तो आप लिखोगे इसमें फॉर्म्ड बाई सबमर्जेंस ऑफ वेस्ट अरेबियन सी। ये कैसे बना है? तो आपका आंसर होगा ये अरब सागर के नीचे धंसने से बना है। आगे बात समझ में कैसे बनाइए? बाई सबमर्जेंस ऑफ अरेबियन सी। अब इस वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे चट्टान कैसी देखने को मिलती है? चेरनुकाइट रॉक प्राप्त होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी है? जो लेंथ है इसकी 1600 किलोमीटर है। और कहां से कहां तक फैला हुआ है ये? तो ये फैला हुआ है, ध्यान से सुनना, इसकी शुरुआत हो जाती है कहां से? गुजरात से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो आपका आंसर होगा ये टोटल फैला हुआ है कितने राज्यों में? तो आपका आंसर होगा 6 राज्यों में फैला हुआ है। इस पे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर ये भाग नीचे की तरफ क्यों गया, इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअल में इसके पीछे कारण था, जब इंडियन प्लेट क्या नाम है अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई थी, उसी दरमियान ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था। आगे बात समझ में? जब इंडियन प्लेट किससे अलग हुई थी? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई पूछी जाती है आपसे कितनी है, तो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो वेस्टर्न घाट में और क्या खास बात है? आगे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वेस्टर्न घाट में खास बात यह है भैया कि वेस्टर्न घाट जैसे ही मानसून उठता है सबसे पहले वर्षा का जल प्राप्त करता है। राइट, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिसीव रेनफॉल हाईली, है ना? यहां पे ये वर्षा अत्यधिक प्राप्त करता है। और कोपेन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कोपेन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसी क्लाइमेट पाई जाती है? तो यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो होती है कैपिटल ए और स्मॉल एम। आगे बात समझ में? कैपिटल ए एम डब्ल्यू लिख सकते हो आप इसको। ए फॉर है ट्रॉपिकल रीजन, एम फॉर है मॉनसून क्लाइमेट, और डब्ल्यू फॉर है यहाँ पे यानी कि विंटर सीजन ड्राई होता है, रेनफॉल समर सीजन में होती है ना? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है मॉनसून क्लाइमेट, है ना? इसका मतलब है मानसून जलवायु है यहाँ की, ठीक। और विंटर होता है यहाँ पे ड्राई, और समर होता है यहाँ पे रेन। विंटर ड्राई, समर रेन। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे क्योंकि भरपूर मात्रा में वर्षा का जल प्राप्त होता है, यही कारण है कि यहाँ पर फ्लोरा और फोना है ज्यादा। राइट, यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जो ये सदाबहार वन पाए जाते हैं इनको कहा जाता है क्या? शोला फॉरेस्ट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इनको? शोलावन कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पाई जाती है हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी। हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा यहाँ भारत की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। यहाँ पे हमारे भारत की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर है जी? अब नॉर्थ पार्ट जो है इस माउंटेन का क्या कहलाता है? जो महाराष्ट्र के आसपास का है उसे सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो इसी में। लिखो। एट प्रेजेंट टाइम, इसी में लिखो, एट प्रेजेंट टाइम द बायोडायवर्सिटी एट प्रेजेंट टाइम द बायोडायवर्सिटी of Western Ghat is decreasing.
एट प्रेजेंट टाइम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट इज डिक्रीजिंग। वर्तमान में पश्चिमी घाट की जैव विविधता वर्तमान में पश्चिमी घाट की विविधता कम हो रही है। पश्चिमी घाट की विविधता कम हो रही है। आगे लिखो इसी में कॉजेज, कारण क्या है इसके। कारण में सबसे पहले लिखोगे आप, यहां पे कोंकण रेलवे बनाया गया है जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ माउंटेन्स को काट करके टनल तैयार की गई है ना। लिखो इसी में जल्दी से, नंबर ऑफ टनल तैयार की गई है, लिखो इसी में कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे, लिखो लिखो कोंकण रेलवे का निर्माण, कोंकण रेलवे का निर्माण। दूसरे पॉइंट में लिखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, खनिजों का खनन, खनिजों का खनन। नेक्स्ट, यहां पे ना एक्सोटिक स्पीसीज का एंट्रेंस हुआ है। एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, इसे बोला जाता है विदेशी प्रजाति। मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे अपने इंडिया की, तो इंडिया ने जब 1964-65 में हमारे यहाँ सूखा पड़ा था तो यूएसए से अनाज मंगाया था, और उसी अनाज के साथ में हाथी घास और कांग्रेस घास साथ में आ गई। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जब ये यहाँ पर उगना शुरू हो जाती है ना, तो यहां पर ये क्या करती हैं, उस पौधे का न्यूट्रिशन खुद खा जाती हैं। दैट मीन्स उस एरिया में क्या होगा, फिर जो मेन स्पीसीज होगी वो मरने लगेगी और ये उगने लगेंगी। बात समझ में आ रही है। तो इसी में लिखना, यहाँ पे कुछ विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हुआ है। लिखो एक्सोटिक स्पीसीज एंट्रेंस, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। ये कारण है यहाँ के। एक कारण और लिख सकते हो आप, यहाँ पे लैंडस्लाइड होना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे लैंडस्लाइड कैसे होती है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अभी रिसेंटली केरल में लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें बहुत बड़े लेवल पे लोग बहे चले गए थे, है ना। तो इसके पीछे कारण है क्या, जो ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूंगा तो जो वेस्टर्न घाट है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, इसमें रॉक और सॉइल है। और याद रखना इसमें सॉइल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें मिट्टी का ज्यादा है। अब अगर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, आगे बात समझ में, अगर ऐसा होता है बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये मिट्टी पानी पी लेती है, सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाती है, मिट्टी हो जाती है भारी, और भारी होने के बाद फिर ये ऊपर से खुद ब खुद नीचे खिसकना शुरू हो जाती है। तो जहां एक तरफ बारिश हो रही है, ऊपर से साथ ही साथ लैंडस्लाइड भी होगी। आगे बात समझ में। और यही कारण था कि केरल में लैंडस्लाइड और बारिश दोनों होने से बाढ़ आई और वहां पे 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आगे बात समझ में। तो भाई जब लैंडस्लाइड लगातार होगा तो उससे कहीं ना कहीं माउंटेन का लॉस होगा और वहां पे पाई जाने वाली वनस्पति का भी लॉस होगा। लिखो इसी में लिखना लास्ट पॉइंट में, इन साउथ पार्ट फ्रीक्वेंटली, इन साउथ पार्ट फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड, दक्षिणी भाग में लगातार भूस्खलन होना, दक्षिणी भाग में लगातार भूस्खलन होना। ये कारण है कि यहां पे बायोडायवर्सिटी का क्यों डिक्लाइन हो रहा है। अब बात है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, राइट। तो एक समिति बनी थी जिसका नाम था गाडगिल्स कमेटी, 2011 में एक कमेटी बनी, फिर इसी पे कस्तूरी रंजन कमेटी, ये बनी 2013 में।
एक बात बताओ, मजा आ रहा है या नहीं? कस्तूरी रंजन कमेटी ने कहा कि आप एक काम, गाडगिल समिति ने कहा कि आप एक काम करो, ये पूरा का पूरा जो क्या नाम है, वेस्टर्न घाट एरिया है, 100% एरिया जो है इसका, इस पूरे एरिया को इकोलॉजिकल, सेंसिटिव, जोन में कन्वर्ट कर दो। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र बना दिया जाए। आगे बात समझ में? और इसी को शॉर्ट में लिखा जाए, तत् है ESZ। अब आप पूछोगे कि सर ये बना दिया तो इसका क्या होगा फिर? ये बनाने का मतलब फिर ये होगा कि यहां पर जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, और यूटिलाइजेशन यानी रिसोर्स का खनन वगैरह जो है, ये दोनों ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। आगे बात समझ में? कस्तूरी रंजन समिति 2013 में आई और इसने सजेस्ट किया कि केवल 37% एरिया ESZ के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक, पूरा नोट करेंगे जल्दी से। हाँ भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से, पूरा समझ में आ रहा है या नहीं? मजा आ रहा है? एकदम बढ़िया। तो ये दो समिति बनी है वेस्टर्न घाट को लेकर के। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसकी माउंटेनियस पीक के बारे में, कि कौन कौन सी चोटियां यहां पर मौजूद हैं। तो पहली बात तो ये कि वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, जो वेस्टर्न घाट है इसका स्लोप कैसे है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे मान लिया वेस्टर्न घाट यहाँ पे लगभग कुछ ऐसा आपको यूं दिखेगा, ऐसे। ये तो है तमिलनाडु और केरल वाला रीजन। देखो, तमिलनाडु, ये है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब मुझे एक बात बताओ, इसका स्लोप किधर से किधर दिख रहा है आपको? इसका जो स्लोप है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, राइट? मैं लिख देता हूं इसका स्लोप किधर है। साउथ टू नॉर्थ है। मतलब साउथ में अगर मैं बात करूंगा तो हाइट ज्यादा है, और नॉर्थ में हाइट कैसी है, कम है, राइट? अब ध्यान से सुनना, ऊपर का रफ कर देता हूं मैं। यहाँ पे इसकी चोटियों के बारे में सुन लो ध्यान से। अब यार, मिट्टी क्यों नहीं रहा ये? ठीक है, इसकी चोटियों के बारे में सुन लो अब ध्यान से। भाई अगर हम केरल में बात करेंगे तो यहाँ केरल में कौन सी चोटी पड़ती है? एक काम करते हैं ना, मैं इसी के ऊपर नाम लिखता हूँ, इसी के ऊपर ऐसे। देखो, केरल में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है अनायुमेडी। अनायुमेडी की ऊंचाई है 2695। ठीक है।
कर्नाटक में दो चोटी पड़ती हैं, एक का नाम है ब्रह्मगिरी और एक का नाम है कुद्रेमुख। महाराष्ट्र में दो चोटियां पड़ती हैं, एक का नाम है त्र्यंबकेश्वर और एक है महाबलेश्वर। नहीं, त्र्यंबकेश्वर इधर आएगा, महाबलेश्वर इधर। ठीक है। और इनमें सबसे मुख्य चोटी कौन सी है? अनाइमिडी जो सबसे ऊंची चोटी है। तो इस पे आप लिख सकते हो ये चोटी कैसी है। ये है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। ठीक है। ये क्या है? ये है दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। और एडवांस लिखना चाहो वैसे आगे आ जाएगा। त्र्यंबकेश्वर से नदी निकलती है गोदावरी। महाबलेश्वर से नदी निकलती है कृष्णा। ब्रह्मगिरी से नदी निकलती है कावेरी। पूरा नोट करो जल्दी से, फटाफट से। थोड़ा लंबी क्लास ले लेते, नहीं तो फिर कल क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, है ना। इसे हटा देता हूं मैं। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है, याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग माउंटेन। ऐसा माना जाता है जब ऑस्ट्रेलिया भारत की तरफ आके टकराया तो तब ये बना था। एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग माउंटेन। और इसी में लिख सकते हो आप ओल्डर देन वेस्टर्न घाट। मोड़दार पर्वत का उदाहरण है तथा पश्चिमी घाट से पुराना है। एक बार कमेंट करना क्लास लाइव दिखाई दे रही है आपको? तो मुझे लग रहा है कमेंट का टाइम आउट हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, तो इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो ईस्टर्न घाट है, इसी में अगला पॉइंट होगा क्या? तो आपका आंसर होगा जो ईस्टर्न घाट है इसमें अगला पॉइंट होगा भाई लंबाई तो इसकी 1400 किलोमीटर है। राइट। मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। पश्चिम बंगाल में भी इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद में फिर उड़ीसा में देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना में भी देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर तमिलनाडु में।
टोटल स्टेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5। जीएस के बैच में 3 ही बताए मैंने। यहाँ पे कितने स्टेट हो गए? 5। टोटल 5 स्टेट में। अब ध्यान से सुनना, हमारे भारत का जो ढलान है ना दक्षिण भारत का, वो पूर्व की ओर है। हमारे भारत का जो ढलान है ऐसे ही पूर्व की ओर है, ऐसे ही। अब एक बात बताओ, यहां से जो नदियां होंगी, ये नदियां जाकर इसको हिट करेंगी या नहीं करेंगी? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने इसे क्या किया है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने इसको काट काट कर डिवाइड कर दिया है, किसमें? रेंजेस में। ओके, तो मैं लिख देता हूं इसमें, इट कन्वर्ट इनटू रेंजेस बाय रिवर्स, है ना? इसको क्या किया गया? तो आपका आंसर होगा, यह नदियों ने, पहाड़ी भी लिख सकते हो, यह नदियों ने पहाड़ियों में बदल दिया है। किस में बदल दिया है? पहाड़ियों में बदल दिया है। ओके, क्या कहते हो, 5:30 बजे तक क्लास ले लें? चैप्टर पूरा फिनिश ही कर दे रहे हैं आज। नदियों ने पहाड़ियों में बदल दिया है। अब कौन कौन सी पहाड़ी कहाँ कहाँ है, ध्यान से सुनना। उड़ीसा में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मुख्य पहाड़ी कौन सी पड़ती है इसकी? तो आपका आंसर होगा, उड़ीसा में पड़ती है गडजात हिल। और एक पड़ता है बादाम पहाड़। गडजात हिल और बादाम पहाड़। उसके बाद में आ जाओ आप आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो इसकी पहाड़ी पड़ती है वो कौन कौन सी है? तो आपका आंसर होगा, यहां पे पड़ती है पहाड़ी नल्ला माला, एक पड़ती है वैली कोंडा, एक पड़ती है पालकोंडा, एक पड़ती है नागरी हिल। ठीक। और जो ये नल्ला माला है ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ती है। आगे बात समझ में? आंध्र प्रदेश के बाद में फिर नेक्स्ट हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन कौन सी पड़ती है ये? तो यहां पे पड़ती है एक पहाड़ी जवादी, एक पड़ती है शेवरॉय, पालनी, एक पड़ती है सिरूमलाई। ये सभी कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। याद रखना, आंध्र प्रदेश जो है पश्चिमी घाट में, आंध्र प्रदेश में एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है आरू वैली, सॉरी अराकू वैली। अराकू घाटी। जो ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी है, इसी में एक चोटी है जिसका नाम है जिंधागढ़, और इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और इसी को माना जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। पहले महेंद्रगिरी भी रह चुकी है। इसे माना जाता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, नोट करो जल्दी से।
आगे बढ़े। देखो, जैसे ये है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं ये। देखो, सबसे नीचे जो पहाड़ी पड़ेगी इसका नाम है पालनी। फिर है सिरूमलाई, है ना। सिरूमलाई के बाद में फिर कौन सी पड़ती है? शेवरॉय। फिर पड़ती है जवादी। ये सभी पहाड़ियां कहाँ की हो गई? ये हो गई आपकी तमिलनाडु की। इन पहाड़ियों के नाम क्या क्या हैं? इन पहाड़ियों के नाम हैं पालकोंडा, वैलीकोंडा, नागरी, और एक नेक्स्ट है नल्लामाला। और यहां बिल्कुल उड़ीसा बॉर्डर पे जाके पड़ेगी गडजात। और उससे नीचे पड़ेगी यहां उड़ीसा की नदन सरकार। ये सीक्वेंस है पहाड़ियों का, अगर पूछ लिया एग्जाम में तो। ठीक है। अब ये तो हो गई क्या, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियां। इधर पश्चिमी घाट की मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अब होता क्या है, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे जब आप देखोगे तो यहाँ इन दोनों का जंक्शन बनता है। किसका? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो जंक्शन है, इस जंक्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से सुनना, इसे कहा जाता है नीलगिरी माउंटेन। मुख्य रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु में पड़ता है ये। बाकी इसका एक्सटेंशन केरल और कर्नाटका में भी है, लेकिन ये मेन है। जंक्शन पर लोकेटेड है लिखना जरूरी नहीं है। यहां पे नील कुरुंजी नाम से फूल खिलते हैं। यहाँ पे नील कुरुंजी फूल देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको नीलगिरी नाम दिया गया, क्योंकि 12 साल में जब एक बार ये फूल खिलते हैं ना, तो पूरी पहाड़ी का रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कॉफी प्रोडक्शन होता है काफी ज्यादा। और साथ ही साथ कॉफी प्रोडक्शन की ये जानी जाती है किसके लिए? तो आपका आंसर होगा बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो नीलगिरी माउंटेन है, इस पे और क्या खास बात है, यहाँ पे एक हिल स्टेशन पड़ता है। और उस हिल स्टेशन को कहा जाता है ऊटी। आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है
उदगमंडलम। ऊटी या उदगमंडलम कहा जाता है इसको। अगर आपसे नाम है अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से केरल में है, लेकिन फैला कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है? केरल में है। यहाँ पे खास बात यह है अन्नामलाई माउंटेन की कि यहाँ पे एलिफेंट पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। इसीलिए इसे कहा जाता है एलिफेंट माउंटेन। और ये पश्चिमी घाट का भाग है। किसका भाग है ये? पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है ना? ये जो पर्वत है किसका भाग है? आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट का भाग है। तो एक्चुअल में देखा जाए अनाईमुडी चोटी जो वो इसी की सबसे ऊंची चोटी है। यानी अनाईमुडी के 3 आंसर होंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ध्यान से सुनना, अरे देखियो क्लास ऑफ होगी क्या अपने आप? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ना? और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। देख कमेंट आ रहा है। यानी इस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायुमेडी। अपने फोन में चला के देखना। इससे और नीचे की तरफ जब आप जाओगे, यहां पे सीक्वेंस बता रहा हूं मैं इनका, सीक्वेंस में ये सबसे पहली होगी और ये हो जाएगी दूसरी। देखो यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे भारत का, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। और अन्नामलाई पर्वत के पास में मैं नाम लिख देता हूं, एक एराविकुलम नाम से नेशनल पार्क है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये अन्नामलाई माउंटेन है। अब आ जाते हैं भाई साहब तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलेगा हमें? तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलती है कार्डेमम हिल, जिन्हें इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर लोकेटेड है? आपका आंसर होगा केरल में। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं, कार्डेमम हिल कहां पर है? इलायची पहाड़ी केरल में है। और ये किस लिए जानी जाती है? तो आपका आंसर होगा मसालों का उत्पादन। क्लास आप लोगों की फिनिश हो चुकी है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल के सेशन के लिए तैयार रहिए आप माउंटेन वाले टॉपिक के लिए। ओके। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से पढ़कर देखना। कल 4 बजे क्वेश्चंस लगभग 60 से 65 क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के सामने होऊंगा। बहुत तरीके से आप लोगों को उसके आंसर बताने होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।